तो आज वाले में स्टार्ट करने वाले हैं ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल की संक्षिप्त की। तो जल्दी से टॉपिक लिख लेता हूँ पहले। इसमें बहुत सारे जगहों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। ऐतिहासिक, धार्मिक और जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में आज जानेंगे। ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल। मैप भी ऐड करना ज़रूरी है, तो मैप भी कर लेते हैं जल्दी से। अपना प्यारा उत्तराखंड कहाँ गया? ठीक है, 2-3 कॉपीज बना लेता हूँ, क्या पता किसकी ज़रूरत पड़ जाए। इसके अलावा एक आध नए पेज भी ऐड कर लेते हैं। अब होगा असली। राज्य सरकार द्वारा 2001 के बाद पुनः पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। तो राज्य सरकार ने पहले 2001 को पर्यटन वर्ष घोषित किया था, उसके बाद 2015 को दूसरी बार पर्यटन वर्ष घोषित किया। अभी फिर राज्य में कुल पर्यटन स्थलों की संख्या है, तो ये सब चीज़ें ऐसे नोट करने जैसी कुछ खास है नहीं। तो इतने पर्यटन स्थल हैं फिलहाल टोटल पर्यटन स्थल उत्तराखंड के अंदर 327 पर्यटन स्थल हैं। राज्य में पर्यटन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के पर्यटन आवास गृह। तो ये सब चीज़ें मतलब उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, इनको छोड़ देते हैं। कुल धर्मशालाएं, कुल होटल, लॉज, ये सब की ज़रूरत नहीं है। धार्मिक पर्यटकों की संख्या बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय उद्यानों में आए पर्यटक 2021 में, ये कोई वाली बात नहीं है। 2014-15 से चारधाम यात्रियों के लिए शुरू किया गया है। तो 2014-15 के टाइम से जो चारधाम यात्रा करने के लिए जो भी बंदे आएंगे उनको बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा अपना। बायोमेट्रिक पंजीकरण, ठीक है, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन ये कराना पड़ेगा। उसके बाद है राज्य में पर्यटन नीति की घोषणा की गई। तो राज्य में पर्यटन नीति की घोषणा की गई, ठीक है। पर्यटन नीति, तो ये सबसे पहले कब की गई पर्यटन नीति की? इसको होना चाहिए था कि राज्य में सबसे पहले पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? तो 2001 में की गई थी, ठीक है। उसको पर्यटन वर्ष भी घोषित किया गया था, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर। तो 2001 में ही पर्यटन नीति लाई गई। अगर एग्जैक्टली बात करूँ तो 26 अप्रैल 2001 को। 2001 भी याद रखोगे तो इतना चल जाएगा। उसके बाद फिर नई पर्यटन नीति आई। तो जो नई पर्यटन नीति है वो कब घोषित की गई? ये थी फर्स्ट पर्यटन नीति। नई पर्यटन नीति आई है 2018 सितंबर। ये चीज़ याद रख लेना, जरूरी आइटम है। उसके बाद बात करते हैं राज्य के कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि उत्तराखंड राज्य जो है ये पर्यटन के हिसाब से काफ़ी अच्छा राज्य है। नेचुरल ब्यूटी वगैरह यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, देखने लायक बहुत सारे प्लेसेस हैं। तो राज्य के कुल रोजगार में जो राज्य में जो कुल रोजगार है उसमें पर्यटन का कितना हिस्सा है, ठीक है। नहीं, पर्यटन की परसेंटेज हम यहाँ पर लिख लेंगे तो 26.8% है। लगभग 27% रोजगार पर्यटन के क्षेत्र से राज्य को मिलता है। अब वो रोजगार किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे जो लोग टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं उनसे होने वाली कमाई हो, जो चीज़ें खरीदते हैं वो शॉप वगैरह के लिए, चाहे जो उनको घुमाने के लिए गाइड वगैरह चाहिए, या कई सारी बोटिंग करते हैं, ग्लाइडिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सभी इसमें काउंट हो जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना की गई है। तो राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर का HM संस्थान, HM इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है, होटल मैनेजमेंट। पर्यटन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से 1 जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार डेट के फॉर्म में पूछ देता है, कई बार दूसरे तरीके से पूछता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पर्यटन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से 1 जून 2002 से चलाई जा रही है। तो ये पर्यटन स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। पर्यटन स्वरोजगार योजना, इसका जो नाम है वो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के ऊपर। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है ना। अच्छा, वीर चंद्र सिंह को गढ़वाली की उपाधि किसने दी, ये कमेंट करके बताना। तो 1 जून 2002 से
पर्यटन स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। और कई बार आता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार कब से चलाई जा रही है, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं, पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना चल रही है। ये चल रही है 25 सितंबर 2014 से। पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन, ठीक है। ये नाम बदल गया है, पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन इसका हो गया है। और उससे पहले जो योजना चलती थी उसका नाम था मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ, बुजुर्ग मेरे तीर्थ, ये चलती थी योजना। उसके बाद फिर ये इस नाम से आ गई, मातृ पितृ तीर्थाटन। दूर दराज के गांवों, कस्बों, शहरों के घरों में पर्यटकों को ठहराने संबंधी होम स्टे, ये चीज़ तुम्हें पता होगी, उत्तराखंड में जो है होम स्टे में लोगों को भी मतलब पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है, क्योंकि दूर दूर विलेजेज हैं कई सारे अच्छे अच्छे जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने घरों को इस तरीके से उनके घरों को मतलब रेडी करवा रहे हैं कि वो होम स्टे की तरह यूज हो सकें, ठीक है। और ये वाली जो योजना है ये चलाई जा रही है 25 फरवरी 2016 से, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का भी योगदान रहता है, लोगों को मतलब हेल्प मिलती है, साथ ही साथ लोगों का अपना पर्सनल भी रहता है, क्योंकि गाँवों में जो है बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के घर भी होते हैं। तो जो आने वाले टूरिस्ट वगैरह हैं उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी मतलब एक आश्चर्य वाली बात रहती है, ठीक है ना। जो लोग पहाड़ों में रहने वाले हैं वो बेचारे तो उसकी अहमियत को समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी राज्य में हेलीकॉप्टर से हिमालय दर्शन हेतु हेली दर्शन सेवा शुरू की गई थी। तो ये जो हेली दर्शन है, हेली दर्शन, ये 2015 से चल रही है। और इसके अंदर क्या होता है कि हिमालय वाले एरिया में घुमाते हैं हेलीकॉप्टर से, ठीक है। तो ऊपर लिख देता हूँ, सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 2021 का डेटा है, 2020-21 का। सर्वाधिक जो पर्यटक आए हैं वो कॉर्बेट में आए हैं, हमेशा ही आते रहते हैं, मतलब मोस्टली आप देखोगे तो कॉर्बेट ही रहता है टॉप में, क्योंकि एक तो इसकी रीच अच्छी है, ठीक है ना। अच्छी जगह में है जहाँ पर मतलब लोग आसानी से पहुँच जाते हैं। बाकी जगहों के लिए क्या है, थोड़ा ट्रैकिंग करनी पड़ जाती है या थोड़ा रिमोट एरिया में पड़ जाते हैं। ये काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्टेड है, रामनगर में है। और जो लोग नैनीताल वगैरह घूमने आते हैं तो लगे हाथ इधर भी घूम जाते हैं। तो कॉर्बेट हो गया, साथ ही साथ 2020-21 से। और पहले नंबर में कॉर्बेट है, फिर जो है फूलों की घाटी और राजा जी आते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नए पेज में, कॉर्बेट ये फर्स्ट में है, ठीक है। राजा जी ये सेकंड में है, और थर्ड में आता है फूलों की घाटी। तो इस तरीके से लोग जो हैं वो जाते हैं घूमने के लिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं नेशनल पार्क्स में, राष्ट्रीय उद्यानों की बात चल रही है। उसके बाद है, प्रत्येक वर्ष ऋषिकेश, हरिद्वार और जागेश्वर में आयोजित किया जाता है। तो ये तो तुम्हें काफ़ी अच्छे से पता होगा। ऋषिकेश, यहाँ बहुत सारे इस टाइप की चीज़ें चल भी रही हैं, जागेश्वर, ठीक है, और हरिद्वार। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है वो योग महोत्सव आयोजित किया जाता है, योग महोत्सव। और ये जो है ऋषिकेश वाला एरिया खासकर, ये बहुत ज़्यादा इस मामले में आगे अब चल रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट लोग आपको कई सारे मिल जाएंगे, और कई सारे ऐसे आश्रम मिलेंगे जो योग वगैरह सिखा के अपना मतलब योग वगैरह सिखा रहे हैं। प्रदेश में बेनीताल और तालुका को विकसित किया जा रहा है। तो बेनीताल ये तो ठीक है, बेनीताल है चमोली में, ठीक है। और ये होना चाहिए था ताकुला, ये तालुका नहीं है, ये होना चाहिए था ताकुला। बेनीताल और ताकुला, ताकुला एक गांव है, नैनीताल से पहले पड़ता है। तो बेनीताल है चमोली में और ताकुला पड़ता है नैनीताल वाले एरिया में। तो इनको विकसित किस तौर पर किया जा रहा है, तो इन्हें किया जा रहा है एस्ट्रो विलेज, ठीक है, एस्ट्रो विलेज। अभी यहाँ पर रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि ताकुला में, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे मतलब एस्ट्रो हट बन रही हैं जहाँ पर टूरिस्ट लोग रहेंगे, और रात को आप सो सकते हो। इनकी छतें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट होंगी,
यानी कि कांच वगैरह से बनी होंगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होंगी, और आप जब सोए हो अंदर तो आप पूरे तरीके से जो आसमान है उसको देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर दूरबीन वगैरह भी लग रही है, कुछ टाइम में लगेगी, जिससे एरीज की मदद से लगेगी, जिससे जो लोग हैं वो खगोलीय पिंडों को मतलब देख पाएँ, ठीक है। उस चीज़ के लिए बन रहा है यहाँ पर। और राज्य में 2004-5 से संचालित इको टूरिज्म योजना में विकासाधीन है। तो इको टूरिज्म योजना में 14 जगह बन रही हैं, इनको डेवलप किया जा रहा है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद है प्रदेश में बटरफ्लाई पार्क का विकास किया गया है। तो ये मैंने बहुत पहले भी बताया था एक बार क्वेश्चन, ये देहरादून में बन रहा है, और देहरादून की अगर एग्जैक्टली जगह बताऊं तो लच्छीवाला, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था उस टाइम पर कि जिसमें लास्ट में वाला लिखा हुआ आता है, ये जगहें ज़्यादातर आपको देहरादून में ही देखने के लिए मिलेंगी। सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल होगा ये, सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो ये कहाँ पर है ये पूछना चाह रहा है। तो ये रामनगर में है, और रामनगर नैनीताल के पास है, ठीक हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि मैप ही ऑन कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैप में बताने में इजी रहेंगे मुझे भी। उसके बाद बात कर लेते हैं नवग्रह सर्किट के केंद्र के थीम पर कटारमल सूर्य मंदिर का विकास किया जा रहा है। तो कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पर है, अगर आपको इसका पता होगा तो आप वैसे ही बता दोगे, ये है अल्मोड़ा में। कटारमल सूर्य मंदिर में नवग्रह की थीम पर डेवलपमेंट चल रहा है, तो कटारमल कहाँ पर है ये पूछना चाह रहा है, अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा। हिमालय दर्शन की थीम पर मुक्तेश्वर का विकास किया जा रहा है, और मुक्तेश्वर नैनीताल में है, ठीक। नौका विहार एवं पिकनिक स्पॉट की थीम पर सतपुली और खैरासैंण झील का विकास किया जा रहा है। ये एरिया पड़ते हैं पौड़ी के अंदर। पुरातत्व और महाभारत सर्किट की थीम पर लाखा मंडल का विकास किया जा रहा है। तो लाखा मंडल पता ही होगा, देहरादून में है लाखा मंडल, और कालसी, ये सब काफ़ी फेमस एरिया हैं। देवी के 52 शक्तिपीठ की धाम पर 52 शक्तिपीठों का विकास किया जा रहा है हरिद्वार में, ठीक है। एक ही जगह पर आपको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि जहाँ पर 52 शक्तिपीठ एक ही जगह पर आपको देखने को मिलेंगे, एक एरिया डेवलप किया जा रहा है। पर्यटन और ट्रैकिंग की थीम पर मोरी, हरकीदून और जखोल का विकास किया जा रहा है, ठीक है। नहीं, मोरी, हरकीदून और जखोल। तो हरकीदून से आपको पता ही होगा, उत्तरकाशी में एरिया है हरकीदून। वाटर स्पोर्ट्स थीम पर टिहरी झील का विकास किया जा रहा है। तो टिहरी झील कहाँ पर है ये पूछना चाह रहा है, तो टिहरी के अंदर है, नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेचर और ग्रीन टूरिज्म थीम पर चिरबटिया का विकास किया जा रहा है। तो ये जगह पड़ती है रुद्रप्रयाग में। जल क्रीड़ा और हॉलीडे थीम पर द्रोण सागर और हरिपुरा बौर जलाशय का विकास किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर पड़ते हैं, ये पड़ते हैं अपना उधम सिंह नगर में। पर्यटन क्षेत्र की थीम पर पाटी और देवीधुरा का विकास किया जा रहा है। तो चंपावत में पड़ता है, ठीक है। देवीधुरा में मेला भी लगता है, आपको पता ही होगा, एक स्पेशल टाइप का, वहाँ पर बग्वाल जिसे कहते हैं, पत्थर से वहाँ पर युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है ना। हिमालय और देवी, वहाँ पर बाराही माँ का जो है वो काफ़ी फेमस एक टेम्पल है, उसी वहीं लगता है बग्वाल भी। हिमालय दर्शन एवं टी टूरिज्म थीम पर गरुड़ वैली का विकास किया जा रहा है। गरुड़ वैली, गरुड़ तुम्हें पता ही होगा, अगर किसी को आइडिया नहीं है तो बता देता हूँ, बागेश्वर वाले एरिया में पड़ता है गरुड़। ये बागेश्वर में कौसानी, गरुड़, ये जो है काफ़ी फेमस जगह हैं। नेचर और ग्रीन टूरिज्म की थीम पर विकास कहाँ पर किया जा रहा है, नेचर और ग्रीन टूरिज्म की थीम पर ये पिथौरागढ़ में किया जा रहा है, ठीक है। और पिथौरागढ़ में ही जो है इसी की थीम पर एक ट्यूलिप गार्डन बनाया गया, जिसके अंदर ट्यूलिप के फूल हैं, बहुत बड़ा ट्यूलिप गार्डन बना हुआ है ये। उसके अलावा कॉरपोरेट डेस्टिनेशन थीम पर गैरसैंण और भराड़ीसैंण का विकास किया जा रहा है। तो वो है यहाँ पर चमोली में। राज्य के चारों धाम ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, तो ये बताने हैं अभी। तो सबसे ऊंचाई पर पड़ता है गंगोत्री, ठीक है। फिर उसके बाद पड़ेगा बद्रीनाथ, बिल्कुल, फिर पड़ेगा यमुनोत्री, और उसके बाद पड़ेगा केदारनाथ। तो इनकी मैं हाइट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो गंगोत्री, या मैं एक, हाँ चलो ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा ना, गंगोत्री, फिर यमुनोत्री,
गंगोत्री फिर बद्रीनाथ पड़ता है ना, लाइन से ही लिख लेते हैं, गंगोत्री फिर बद्रीनाथ। और ये जो बद्रीनाथ है इसको विशाल बद्री कहते हैं, ये भी याद रखना, क्योंकि पंचबद्री हैं, वैसे तो सप्तबद्री भी हैं, लेकिन अगर मोस्टली पंचबद्री की बात आती है तो उनमें पंचबद्री में ये भी काउंट होता है मेन जो बद्रीनाथ है। और बद्रीनाथ सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं है, हिंदू तो मानते हैं कि भगवान विष्णु की प्रतिमा है, लेकिन बौद्ध लोग मानते हैं कि वहाँ पर जो है वो बुद्ध की है, और जैन लोग मानते हैं कि उनके जो तीर्थंकर हैं उनकी है, ऋषभ देव की। तो खैर वो मतलब बद्रीनाथ सभी के लिए पूज्य है एक तरीके से, ठीक है। गंगोत्री, बद्रीनाथ, उसके अलावा यमुनोत्री और केदारनाथ। यमुनोत्री ये तीसरे नंबर पर आ गया, और आएगा केदारनाथ, ठीक है। ये ऊंचाई के बढ़ते क्रम में हमें लिखने हैं। तो जो गंगोत्री की ऊंचाई होने वाली है ये है 3047 मीटर, ठीक है। उसके बाद बद्रीनाथ की है 3133 मीटर, ठीक है। ये बढ़ते हुए क्रम में मैं लिख रहा हूँ। यमुनोत्री की है 3185 मीटर, उसके बाद केदारनाथ की होने वाली है 3581 मीटर। तो इनमें सबसे जो ऊंचाई पर होगा वो कौन सा है, केदारनाथ, 3581 मीटर हाइट के साथ में, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद है राज्य के चारों धाम हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में, तो इसकी ये कोई ज़रूरी क्वेश्चन नहीं है। अब आते हैं असली। आदि गुरु की तपस्थली नरसिंह देव मंदिर और वासुदेव मंदिर कहाँ पर स्थित हैं, तो ये जोशीमठ में स्थित हैं, और जोशीमठ है चमोली में। उसके बाद है जोशीमठ से औली हेतु एशिया के सबसे बड़े रोपवे को चालू किया गया। तो जोशीमठ से औली जाने के लिए जोशीमठ, अभी तो इस टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं क्योंकि ये एरिया अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। जोशीमठ औली के बीच जो रोपवे है, ठीक है, ये 1993 में चला था, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। और महीने की अगर बात करें तो ये अक्टूबर 1993, वैसे इतना डिटेल में तो नहीं पूछते हैं, सन पूछेगा बहुत से बहुत, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। उसके बाद है जोशीमठ से औली की सड़क मार्ग और रोपवे से दूरी है, तो ये भी नहीं पूछेगा। जोशीमठ और औली के बीच में 15 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। ये पड़ती है सड़क मार्ग से, सीधी सी बात है। और जब हम जाते हैं रोपवे से तो 4.15 के अराउंड हो जाती है, इतनी है रोपवे से। तो सीधी सी बात है, जो रोपवे है वो शॉर्ट पड़ता है, बिल्कुल शॉर्ट पड़ेगा। उसके बाद है औली में शीतकालीन खेलों हेतु ढलान युक्त मैदान का आकार कितना है। तो जो ये चीज़ तुम्हें पता होगी, मोस्टली स्कीइंग वगैरह होती है यहाँ पर औली के अंदर, इसी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। औली बुग्याल कहते हैं इसको। और इसका जो साइज़ है जिसमें स्कीइंग होती है वो 5/2 किलोमीटर है, जो कि अपने आप में एक काफ़ी बड़ा एरिया है, ठीक है। इतने पूरे एरिया में स्कीइंग वगैरह होती है। औली में पर्यटकों और खिलाड़ियों को ठहरने हेतु बनाए गए हैं, तो यहाँ पर हट बनाए गए हैं, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। औली में प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो ये 1987 से हर साल स्कीइंग महोत्सव आयोजित किया जाता है, ठीक है, स्कीइंग महोत्सव औली में। तो कितने पहले से यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, आप देख ही सकते हो। उसके बाद एक बार यहाँ चेक कर लिया जाए। आज वाले पार्ट में क्वेश्चन होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है आपका, अंजनी और हनुमान जी का मंदिर है, तो ये है औली में, ठीक है ना, औली में है अंजनी और हनुमान जी का मंदिर। अंजनी आपको पता होगी हनुमान जी की माता का नाम है, ठीक है ना। उसके बाद है वंशी नारायण मंदिर का कपाट वर्ष में केवल एक दिन के लिए खुलता है, तो ये कहाँ पर है पूछना चाह रहा है। ये है चमोली में वंशी नारायण मंदिर। वंशी नारायण मंदिर भी चमोली में है, और ये जो है 6th सेंचुरी का मंदिर है। उसके अलावा साल में केवल एक दिन के लिए इसका कपाट खुलता है, और वो दिन होता है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर कपाट खुलता है, और ये है चमोली में। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, उर्गम घाटी पड़ती है चमोली में, वहाँ पर है, तो उर्गम घाटी चमोली, ठीक है। उर्गम घाटी एक और मंदिर के लिए भी फेमस है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। उसके बाद है नंदा देवी मंदिर स्थित है, तो नंदा देवी मंदिर कहाँ पर है, नंदा देवी मंदिर भी चमोली में ही है,
ठीक है नहीं, राजराजेश्वरी मंदिर, ये काफ़ी फेमस मंदिर है, राजराजेश्वरी ये मंदिर है, नंदा देवी का ही नाम है, नंदा देवी को ही राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। ठीक है, नंदा राजराजेश्वरी, वो पहाड़ी वाला गाना बजता है ना जो नंदा देवी के जब महोत्सव चलता है उस टाइम पर, जय भोला जय भगवती नंदा, तो उसी में है नंदा राजराजेश्वरी, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो अगर आपने सुना हुआ है तो। ये भी चमोली में है और ये चमोली के कुरुड़ क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आदिगुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि पीठ कहाँ पर बनाया? पूर्णागिरि पीठ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी है चमोली में ही बनाया हुआ है, और जगह का नाम आपको पता ही है, जोशीमठ। ठीक है, मठ की अगर बात आए तो जोशी मठ बना रखा है, पीठ आए तो पूर्णागिरि पीठ बना रखा है। ठीक है, जोशी मठ को ज्योतिर्मठ भी कहते हैं। ठीक है, ज्योतिर्मठ, ये जो मठ है ये अपना मतलब यहाँ पर स्थापित किया गया था शंकराचार्य जी के द्वारा। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार 5 पांडवों का जन्म और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर, ठीक है, 5 पांडवों का जन्म और यज्ञोपवीत की बात जब आती है तो वो जगह पड़ती है पांडुकेश्वर और है चमोली के अंदर। उसके बाद है जय और विजय नाम के पर्वत हैं, ये भी चमोली के अंदर पड़ते हैं। उसके बाद मतलब चमोली में पांडुकेश्वर जगह है, वहाँ पर ही पड़ते हैं जय और विजय नाम के पर्वत। नर नारायण नाम के पर्वत के मध्य में बद्रीनाथ स्थित है, लेकिन बद्री विशाल हैं, तो ऐसे है जैसे नर और नारायण पर्वत हैं, ये नर हो गया, ये हो गया नारायण। ठीक है, तो इनके यहाँ बीच मतलब एकदम ऐसे चिपके हुए तो नहीं होता, बीच में थोड़ा सा गैप तो रहता ही है ऐसे। तो जो नारायण पर्वत है उसकी यहाँ तलहटी बेस में यहाँ पर है अपना जो हम बद्रीनाथ बोलते हैं, बद्रीनाथ, ठीक हो गया ना, वो वाला मंदिर नारायण पर्वत की तलहटी में है, ये चीज़ याद रखना। नर नारायण पर्वत को माना जाता है, तो इनको कृष्ण और अर्जुन का अवतार कहते हैं, या स्वरूप कह सकते हो, अवतार तो नहीं कहेंगे, स्वरूप, क्योंकि अवतार इंसान के रूप में ही मोस्टली आते हैं, या किसी जीवित प्राणी के उसमें आते हैं ना अवतार, तो ये रूप हो गए। शुंभ निशुंभ नाम के पर्वत हैं, तो ये पड़ते हैं पौड़ी में एक जगह है नीलकंठ, यहाँ पर पड़ते हैं। लक्ष्मण बूटी के लिए प्रसिद्ध द्रोणगिरी नामक एक पर्वत अल्मोड़ा में है, तो एक द्रोणगिरी पर्वत पड़ता है नीति में, जो कि है चमोली में, ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, द्रोणगिरी एक अल्मोड़ा में भी पड़ता है द्रोणागिरी करके, और एक चमोली में भी है। ठीक है, व्यासी घाटी पौड़ी में है, ब्यास घाटी पिथौरागढ़ में है, जबकि व्यासी है, तीन जगह हैं देखो, एक है व्यासी घाटी, ठीक है, एक है ब्यास घाटी, ये मिलते जुलते हैं ना, और एक खाली व्यासी जगह है, तो ये जो व्यासी है ये पड़ती है यहाँ देहरादून में। उसके बाद है राज्य में एक गरुड़ चट्टी केदारनाथ के पास है, जबकि दूसरी गरुड़ चट्टी है, तो दूसरी गरुड़ चट्टी पड़ती है ऋषिकेश में, ऋषिकेश, ठीक, यहाँ कहीं पर, तो यहाँ ऋषिकेश के पास पड़ती है, जो कि लक्ष्मण झूला है ना उसके आसपास ही है, ये लक्ष्मण झूला उसके पास में है गरुड़ चट्टी। 7 पहाड़ियों से घिरा वह सिख तीर्थ स्थल जिसे हिंदू के दंड पुष्करणी तीर्थ का भी गौरव प्राप्त है, ये चीज़ याद रखना, दंड पुष्करणी, दंड पुष्करणी तीर्थ, इसी को लोकपाल भी कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, लोकपाल झील, तो वह होने वाला है हेमकुंड, यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी, ऐसा माना जाता है। ठीक हो गया, हेमकुंड साहिब, और कहाँ पर है, तो यह है चमोली में। नरकंकाल के लिए प्रसिद्ध कुंड है, तो नरकंकाल के लिए प्रसिद्ध कुंड है रूपकुंड, जो कि है चमोली में ही, और नाम है रूपकुंड। ठीक है, इसी को कंकाली ताल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंकाल मिले थे, और इसको कंकाली ताल के अलावा मिस्टीरियस लेक भी कहते हैं, मिस्टीरियस लेक या रहस्यमयी ताल, रहस्यमयी ताल। ठीक है, ये सारे नाम इसी रूपकुंड के ही हैं,
और यशधवल और रानी बल्पा और उनके सैनिकों के कंकाल हैं वो, ऐसा माना जाता है। और इसको जो है लोगों के सामने लाने का जो श्रेय है वो है स्वामी प्रणवानंद को। उन्होंने ही इस झील के बारे में सबसे पहले बताया था, प्रणवानंद। ये चीज़ भी याद रख लेना, पूछी जाती है कभी कभी। मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ, इससे जो है कई सारे फैक्ट उसके बारे में याद हो जाते हैं। अब है असली मेन चीज़, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बैसाख शुक्ल तृतीया को खुलते हैं। तो बैसाख शुक्ल तृतीया यानी कि जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं, ठीक है, इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के जो कपाट हैं वो खुलते हैं, खुलते, ठीक है, खुलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये बंद कब होते हैं। तो ये बंद होते हैं भैया दूज के दिन, या भाई दूज लिख देता हूँ, दिवाली के जो तीसरे दिन मनाया जाता है, यानी दिवाली फिर गोवर्धन आता है फिर भाई दूज आता है, तो वही भाई दूज के दिन ये बंद होते हैं। और खुलते कब है, अक्षय तृतीया के दिन, ठीक है। इसी दिन भाई दूज के दिन ही केदारनाथ वगैरह के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि दिवाली के बाद फिर वहाँ पर मौसम ठंडा होने लगता है, तो भाई दूज को ही बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर अक्षय तृतीया को खुलते हैं। शीतकाल में यमुनोत्री माता के दर्शन खरसाली में होते हैं, जबकि गंगोत्री माता के दर्शन होते हैं तो मुखवा गांव है वहाँ पर होते हैं, उत्तरकाशी में ही, ठीक है। मुखवा गांव ठीक हो गया, उत्तरकाशी में ही है मुखवा गांव भी। तो यहाँ पर दर्शन होते हैं गंगोत्री माता के, गंगोत्री, क्योंकि मंदिर तो बंद हो गया। इसी तरीके से जो है केदारनाथ वगैरह के, जैसे केदारनाथ होता है, पंच केदार हैं, तो पंच केदारों में एक कल्पनाथ या कल्पेश्वर कहते हैं, वो भी हैं। उनको छोड़ के, कल्पेश्वर वाले मंदिर को छोड़ के उसके दरवाजे तो साल भर खुले रहते हैं, बाकी सभी मंदिर जो हैं वो बंद हो जाते हैं शीतकाल में। और बंद होने के कारण क्या है, सबको मतलब सिम्बॉलिकली दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, कुछ ऊखी मठ में चले जाते हैं। अभी मैं आगे बात करूँगा उसके बारे में, तो यहाँ पर बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ बताऊँगा अभी। तो मुखवा गांव में गंगोत्री माता के होते हैं, और यमुनोत्री माता के कहाँ पर होते हैं, यमुनोत्री, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में ही लिख रखा है, खरसाली, ये भी यहीं पर है, बस वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं ये जहाँ पर पहले हैं, क्योंकि वो मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं, मतलब बंद हो जाते हैं। और कब होते हैं मैंने बता ही दिया, भैया दूज के दिन। बद्री विशाल की माता मूर्ति वो भूमियाल घंटाकर्ण के मंदिर हैं, तो ये माणा गांव के पास में है, माणा जो कि आखिरी गांव कहा जाता है। और माणा गांव के पास है बद्रीनाथ की माता की का मंदिर, बद्रीनाथ माता और भूमियाल घंटाकर्ण। भूमियाल क्या होते हैं, भूमियाल कहते हैं भूमि देवता को। तो अलग अलग जगहों पर आपको पता ही उत्तराखंड में फोक गॉड्स होते हैं, ठीक है, नहीं, लोक देवता, तो उनमें भूमियाल होते हैं, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर भूमियाल जो है वो घंटाकर्ण है, तो उनका मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। घंटाकर्ण की एक बिना धड़ की मूर्ति स्थापित है, तो ये बद्री विशाल के परिसर में है, ठीक है। बद्री विशाल क्यों कहते हैं आपको पता ही है, बद्रीनाथ का जो मेन मंदिर है, बद्रीनाथ जिसे आप सभी लोग जानते हैं, वो विशाल बद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए बद्री विशाल भी बोलते हैं। तो वहीं परिसर में आपको घंटाकर्ण की एक बिना धड़ वाली मूर्ति मिलेगी। बद्री विशाल प्रत्येक वर्ष अपनी माता से मिलने माणा गांव में स्थित माता मूर्ति में जाते हैं। तो ये माणा गांव बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, बद्रीनाथ और माणा गांव के बीच, बद्रीनाथ और माणा के बीच की दूरी है 3 किलोमीटर। तो वहाँ पर जाते हैं हर साल। तो ये पूछ रहा है कि कब जाते हैं, तो वामन द्वादशी के दिन जाते हैं। और ये वामन द्वादशी कब पड़ती है, ये पड़ती है आपके भाद्रपद या भाद्र शुक्ल पक्ष में लिख देता हूँ इतना, शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन, द्वादशी, भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ही वामन द्वादशी के नाम से जाना जाता है। और उसी दिन जो बद्रीनाथ हैं वो अपनी माता से मिलने, जो माता का मंदिर है मैंने बताया आपको माणा में, वहाँ जाते हैं। बद्री विशाल जो मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है, तो यह है शंकुधारी शैली में, शंकुधारी शैली, क्योंकि आपने देखा होगा एक अलग टाइप का डिजाइन है जो बद्रीनाथ का मंदिर है उसका। शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन होते हैं, तो शीतकाल में जो बद्रीनाथ हैं उनको क्योंकि कपाट तो हो जाते हैं बंद,
तो बद्रीनाथ को शिफ्ट कर दिया जाता है नरसिंह मंदिर में, नरसिंह मंदिर, ठीक। वही है, मतलब जोशीमठ के पास ही, चमोली के अंदर ही है, बस वहाँ नहीं है लोकेशन में, क्योंकि यहाँ पर फिर दरवाजे हो जाते हैं बंद। शीतकाल में बद्री विशाल की चतुर्मुखी उत्सव मूर्ति, जो चतुर्मुखी जो मूर्ति है बद्री विशाल की, उसको आप देख सकते हो योग ध्यान बद्री में, योग ध्यान बद्री, ठीक है। यहाँ पर आप जा सकते हो, ये आपको खुला हुआ मिल जाएगा उस टाइम पर। उसके बाद अब आता है पंचबद्री, ये चीज़ है मेन। पंचबद्री, पंच केदार, पंचकुंड, बहुत सारे, पंच प्रयाग, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब याद करने मतलब ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं पंचबद्री की, ठीक है। पंचबद्री में मैं 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले तो अपने विशाल बद्री आते हैं, ये विशाल बद्री, ये ऐसे ही याद कर लेना जैसे मतलब इसको लिख रहे हैं वृद्ध बद्री, बद्री कैसे भी लिख लो, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, ठीक है, योग ध्यान। योग ध्यान के बाद है आदि बद्री, आदि बद्री और भविष्य बद्री, ठीक है, भविष्य बद्री। ये जो सारे बद्री हैं पंच बद्री, ये सभी के सभी चमोली में ही स्थित हैं। और ये जो विशाल बद्री है, तो ये वही वाला बद्रीनाथ का मंदिर है, मैं बहुत बार से बता चुका हूँ, जहाँ पर मेनली आपने लोगों को जाते हुए देखा होगा, ठीक है। उसके अलावा जोशीमठ का जो नरसिंह है, जहाँ पर जाड़ों में ये जाते हैं, तो नरसिंह बद्री और ध्यान बद्री, एक तो योग ध्यान है, एक ध्यान बद्री है, ठीक। ये भी चमोली के अंदर ही हैं। अगर इनको भी इंक्लूड कर लें तो फिर ये कहलाते हैं सप्त बद्री, क्योंकि अब ये टोटल 7 हो चुके हैं, आप देख सकते हो, सप्त बद्री। पंचबद्री में मेन तो पंचबद्री है वैसे, विशाल बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, आदि बद्री और भविष्य बद्री, ये चीज़ है। योग ध्यान में से ध्यान लगा लो तो ध्यान बद्री हो गया, और विशाल बद्री की जो मूर्ति शिफ्ट होती है वो नरसिंह बद्री में होती है, तो इनको भी इंक्लूड कर लो तो सप्त बद्री कहलाते हैं। अब है पंच केदार, ये जरूरी है। एक तो अपना मेन केदारनाथ का ही मंदिर है इसमें, केदारनाथ, फिर वैसा ही दिखने वाला एक और मंदिर है, बिल्कुल केदारनाथ की तरह ही दिखता है, लेकिन काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, लगभग 20-22 किलोमीटर से ऊपर ही है शायद पैदल उधर, और वो है मदमहेश्वर, मदमहेश्वर नाथ। उसके बाद अगला आता है तुंगनाथ, तुंगनाथ। उसके बाद आता है रुद्रनाथ, और फिर आता है कल्पेश्वर, जिसकी मैंने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले कि इसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, मतलब ये कभी बंद नहीं होते इसके कपाट। कल्पेश्वर या कल्पनाथ भी कहते हैं इसको, तो इस तरीके से याद कर लो। और ये जो अपना रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ हैं, तो ये हैं चमोली में। बाकी के ये जो 3 हैं तुंगनाथ तक, ये पड़ते हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, रुद्रप्रयाग। इसको लेके स्टोरी है कि शिवजी ने जो है, मतलब पांडव घूम रहे थे अपना इस एरिया में, वनवास के टाइम पर आए हुए थे, तो शिवजी ने उनको दर्शन दिए, भैंसे के रूप में दिए, लेकिन फिर वो जाने लगे, तो भीष्म ने जो है, सॉरी भीष्म बोल रहा हूँ, भीम ने पकड़ लिया, और वो ज़मीन में घुसने से थोड़ा सा हमें रह गए, ठीक है। तो उसी के कारण जो है, जो ज़मीन में अलग अलग जगहों पर समा गए थे, जो ज़मीन में समा गए थे, वही अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। केदार मतलब ये 5 जगहों पर, जिसे हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। और पंच केदार में पूजा क्या होती है, तो देखो अब दोबारा लिखना पड़ेगा इसे, तो इसलिए मैं बैक कर लेता हूँ। तो ये जो पंच केदार हैं, जैसे केदारनाथ है, तो यहाँ पर पीठ की पूजा होती है, पीठ की, ठीक है। मदमहेश्वर नाथ में मध्य भाग या नाभि कह सकते हो, मध्य या नाभि की पूजा, नाभि मैंने छोटा भी होता, चलो कोई बात नहीं, समझ जाओगे आप, ठीक है। तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा, भुजा, ठीक है। और रुद्रनाथ में होती है मुंह की पूजा। कल्पनाथ में होती है
बालों की पूजा या जटाओं की पूजा, जटा की। तो ये मैंने जटा, ठीक है। और इनमें जो कल्पेश्वर या कल्पनाथ मंदिर है ये पूरे साल भर खुला रहता है। उसके बाद है कि पंच केदार में पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ को पितृ तीर्थ भी कहा जाता है, पितृ तीर्थ, ठीक है, रुद्रनाथ। केदार भगवान का पट प्रायः बंद होता है, तो केदारनाथ का पट भी दीपावली के तीसरे दिन यानी भैया दूज को बंद होता है, भैया दूज को बंद होता है। केदारनाथ का मंदिर किस शैली में बना है, तो ये बना है कत्यूरी शैली, कत्यूरी शैली में, ठीक। वो देखा होगा आपने जिसमें मतलब बढ़िया सा जो है आगे कुछ इस तरीके का एंट्रेंस रहता है और पीछे फिर यूं बढ़िया सा मंदिर बना रहता है। देखना ज़रा, फोटो तो देखी होगी आपने। यही है कत्यूरी शैली। अलग अलग शैलियाँ होती हैं, अगर इन पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं पक्का बना दूंगा। द्रविड़ शैली, नागर शैली, सब कत्यूरी शैली जितने भी हैं इन सब पर एक वीडियो प्रॉपर आ जाएगी, बताना, ठीक है। कमेंट करोगे तभी मैं बनाऊंगा। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए गठित किया गया है, तो एक ट्रस्ट किया गया है जिसका नाम है केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट। और ये गठित क्यों किया गया है केदारनाथ उत्थान, क्योंकि तुम्हें पता है जून 2013 में भयानक यहाँ पर आपदा आई थी और उसके बाद से केदारनाथ के मंदिर को छोड़ करके बाकी के जो सारा एरिया है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो उसी को वापस से जो है संवारने का एक प्रयास जो किया जा रहा है, वो उसी के तहत ये ट्रस्ट भी बनाया गया है। अभी क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं वो देख लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत अक्टूबर 2017 से अभी तक 3 टियर की सुरक्षा दीवार, आस्था पथ, अराइवल प्लाजा, सेंट्रल प्लाजा, टेम्पल प्लाजा, ब्रह्म कमल या फिर ब्रह्म वाटिका, मंदाकिनी सरस्वती संगम घाट, सरस्वती घाट, आदि शंकराचार्य जी की समाधि और आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा, जो कि 12 फीट प्रतिमा का भी कुछ ही टाइम पहले मोदी जी ने अनावरण किया था। तो वो प्रतिमा जो कि मैसूर से लाए गए काले पत्थर से बनी है। उसके अलावा हेलीपोर्ट, यात्रियों के लिए निवास और ध्यान गुफाएं, ये सब बनाए जा रहे हैं वहाँ पर। राजनीति में आने से पूर्व नरेंद्र मोदी ने तपस्या की थी, तो ये वही केदारनाथ के निकट गरुड़ चट्टी में की थी। उसके अलावा ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध केदार है, तो रुद्रनाथ जो है यहाँ पर ब्रह्म कमल आपको देखने को मिलेंगे। और ब्रह्म कमल अपना राज्य का पुष्प है, ठीक है, राज्य पुष्प बैगनी रंग का होता है, साल में एक बार खिलता है, एक ही पेड़ में एक ही फूल आता है, शिव जी को चढ़ता है और माँ नंदा को भी ये चढ़ता है, ये चीज़ भी याद रखना। शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मतलब वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जानने के लिए। तो ये जो विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है ये है त्रिजुगी नारायण मंदिर, ठीक है, त्रिजुगी नारायण मंदिर। इसको वैसे तो आपको यूट्यूब में इसके लोगों की व्लॉग्स वगैरह मिल जाएंगे देखने के लिए जो इस मंदिर में गए हैं। अगर नहीं भी है तो एक त्रिजुगी नारायण पर एक गाना भी बना हुआ है, उसमें काफ़ी अच्छे से इस मंदिर को दिखा रखा है। तो यहाँ पर एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी लोग इसको काफ़ी मतलब लोगों के बीच में फेमस है। शिव पार्वती जी का विवाह यहाँ पर हुआ था। उसके बाद है केदारनाथ में पौराणिक, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं पंचगंगा की। तो पंचगंगा में क्या आता है, पहले तो टॉपिक लिख लो यहाँ पर, पंचगंगा। पंचगंगा के अंदर दो तो आपको पता ही है, एक तो आएगा भगीरथी, एक आएगा अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। उसके बाद आएगा मंदाकिनी, फिर आएगा धौली गंगा, धौली गंगा या धौली भी कह देते हैं कई बार खाली इसको। उसके अलावा यमुना, ये सबको मिला के पंचगंगा बन जाती है। ये हर एक नदी की अपने आप में जो है एक इम्पोर्टेंस है, ठीक।
पंच प्रयागों की बात करते हैं तो पंच प्रयाग, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, फिर भी दोबारा से यहाँ पर आ रहे हैं तो बता देता हूँ। 2 3 4 5। तो पंच प्रयागों में आता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। उसके बाद आता है नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देवप्रयाग। यह है पंच प्रयाग। ठीक हो गया। कहाँ पर, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग के पास में, नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है नंद प्रयाग के पास में, पिंडार और अलकनंदा मिलती है कर्ण प्रयाग के पास में, मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है रुद्र प्रयाग के पास में, भगीरथी और अलकनंदा मिलती है देव प्रयाग के पास में। ठीक है। और अब कुछ रह गया इसमें, तो वैसे इतना तो यहाँ पर कुछ बताया हुआ है भी नहीं। इसमें एक चीज़ और है, जो देवप्रयाग है ये आपको पता ही है टिहरी जिले में है। ठीक, टिहरी में है, टिहरी। देवप्रयाग है टिहरी में। रुद्रप्रयाग होगा रुद्रप्रयाग जिले में ही, रुद्र प्रयाग जिले में ही होगा। और बाकी के जो 3 प्रयाग हैं ये पड़ते हैं चमोली में। ठीक। अब बात कर लेते हैं पंचधाराओं की। ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या भरोसा कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। 1 2 3 4 5। तो पंचधाराओं की बात कर लेते हैं। प्रहलाद धारा, कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, उसके अलावा कूर्म धारा, उर्वशी धारा। ठीक है। भृगु धारा और इंद्र धारा, या इंद्र, ठीक है, इंद्र धारा या इंदु धारा भी कहते हैं, पता नहीं, क्योंकि मैंने कई जगह पे इंद्र धारा और कई जगह पे इंदु धारा लिखा हुआ भी देखा है, तो ये एक ही चीज़ है। हम यहाँ पर इंद्र धारा लिख लेंगे फिलहाल। ये हो गया। उसके बाद कहाँ पर हैं ये धाराएं? तो ये बद्रीनाथ के पास हैं। और बद्रीनाथ कहाँ पर है? तो चमोली में है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ना। ये हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं पंचशिलाओं की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, पंचशिलाएं। फिर मैं तुम्हें एक और दिव्य शिला के बारे में बताऊंगा, अगर हो सकता है आपको पता हो इसके बारे में, नहीं पता है तो बता दूंगा। वो दिव्य शिला इसमें नहीं आती है, इसमें आती है नारद शिला, वाराह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय शिला और नरसिंह शिला। और ये सभी जो शिलाएं हैं ये कहाँ पर हैं? ये भी हैं अपने बद्रीनाथ में है, और बद्रीनाथ चमोली में है। ठीक हो गया। हो सकता है कि कई बार ऑप्शन में 4 शिलाएं दे दे, मतलब ऑप्शन में कोई एक शिला इनमें से दे दे और कहे कि जो है कौन सा वाला मतलब पंचशिला में नहीं आता है, इस तरीके से, या पंचशिला में कौन सा वाला है, इस तरह किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको नाम याद है तो आप कर लोगे इसको। उसके बाद में बात कर रहा था कि जो दिव्य शिला है उसके बारे में। तो दिव्य शिला क्या है? केदारनाथ में आई थी बाढ़ 2013 में। ठीक है, केदारनाथ में। उस समय क्या हुआ कि उस बाढ़ में केदारनाथ मंदिर का जो चारों ओर का, यहाँ पर हुआ केदारनाथ, तो चारों तरफ का, जैसे ये बीच में मंदिर है, तो सब जगह से बह गई चीज़ें। आसपास बहुत सारे होटल वगैरह और स्टे के लिए बना रखे थे लोगों ने, वो सब कुछ जो है बह गए उसमें। और लास्ट में जो है मंदिर खड़ा रहा, मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। और मंदिर को क्यों नुकसान नहीं हुआ? क्योंकि मंदिर के पीछे यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर आ गया, शिला। ठीक है, बड़े साइज़ के पत्थर को बोलते हैं शिला जनरली।
तो यहाँ पीछे से शिला आ गई, जिससे क्या हुआ, पीछे से जो पानी आ रहा था वो दोनों साइड बट गया। अभी चमत्कार कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो इसको, क्योंकि कहीं और भी जा सकता था पत्थर, या फिर हो सकता था इसी पत्थर से टकरा करके इस मंदिर में नुकसान हो जाता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पत्थर यहाँ पर आ गया और फिर दोनों तरफ से जो पानी है वो बट गया, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, बाकी सारा एरिया जो है वो साफ हो गया यहाँ से। तो इस तरीके से मंदिर जो है वो सेफ हो गया, मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी कारण से इस शिला को जो है पूजा जाता है दिव्य शिला के नाम से। ठीक है, एक तरीके से कहा जाए तो केदारनाथ मंदिर की रक्षा की इस शिला ने। और एक जो दिव्य शिला है, दिव्य शिला नाम से ही ये यमुनोत्री में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यमुनोत्री। तो कई बार ऐसे पूछ सकता है कि एक दिव्य शिला तो केदारनाथ में है, दूसरी दिव्य शिला कहाँ पर है, तो वो यमुनोत्री में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि एक ही नाम की कई जगह होती हैं, इसलिए इनको याद करना ज़रूरी है।